हेलो स्टूडेंट्स, केएम क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक एमसीक्यू की सीरीज़ शुरू करेंगे, जो कि आपके केवीएस एनवीएस स्पेशल एजुकेटर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इस मास्टर एमसीक्यू सीरीज़ में मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए 100 एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा, ठीक है? लेकिन मैं अभी एक आपको सैंपल सीरीज़ के रूप में जो पार्ट फर्स्ट है हमारी 100 क्वेश्चन सीरीज़ का, उसका पार्ट फर्स्ट लेके आ रहा हूँ, जिसमें हमने जो क्लासेस हमने प्रीवियसली कंप्लीट कर ली हैं, उन्हीं क्लासेस बेस्ड जो क्लासेस मैंने आपको करवाई हैं, उन्हीं क्लासेस के मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं और वही क्वेश्चंस हम करेंगे। ये सीरीज़ कब तक चलेगी, कैसे चलेगी और बाकी के क्वेश्चंस मैं कैसे करवाऊँगा, ये पूरी तरह डिपेंड करेगा कि आप कितना सपोर्ट दिखाते हैं। आपकी क्लासेस जो मैं करवा रहा हूँ वो पूरी तरह से चलती रहेंगी, उनमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, तभी मैं इन क्लासेस को कैरी ऑन कर पाऊँगा, वरना मैं एमसीक्यू सीरीज़ को कैरी ऑन नहीं कर पाऊँगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जितना कर सकूँ करूँगा, लेकिन क्लासेस आपकी वैसे ही चलती रहेंगी। लेकिन एमसीक्यू जो सीरीज़ है वो आपके सपोर्ट पे निर्भर करती है पूरी तरह से, ठीक है? तो अभी हम अपनी जो ये मास्टर एमसीक्यू सीरीज़ है उसका क्लास फर्स्ट और उसका पार्ट फर्स्ट करने वाले हैं, जिसके क्वेश्चंस मैं आपको अभी करवाऊँगा, ठीक है? क्वेश्चंस सभी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे, जैसे ये एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उसी तरह के मैंने क्वेश्चंस तैयार किए हैं और उसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूँगा। आप कमेंट करें पीडीएफ और आपको टेलीग्राम में या टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? तो अभी हम आज अपना पहला क्वेश्चंस देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विक्टर एवेरोन के जंगली लड़के पर किए गए कार्यों के लिए किसे जाना जाता है? जो मैंने आपको जो क्लासेस करवाई हैं उसी से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, तो मैं आपको उसका रेफरेंस भी साथ में इसी पीडीएफ में आपको मिलेगा क्वेश्चंस के नीचे। तो जैसे अगर आपने पिछली क्लासेस की हैं तो आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप मेरी प्रीवियस जो क्लासेस हैं वो देखें, उसके बाद ही ये क्लास अटेंड करें, ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो है जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड। एक वैज्ञानिक था जिसने विक्टर नाम के एक बच्चे पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है? क्या एक्सपेरिमेंट थे वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आंसर मैंने लिख दिया है जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड। और उसका इसने क्या किया, 1799 में इटार्ड ने एक जंगली लड़के विक्टर को सुधारने और शिक्षित करने का प्रयास किया। हालांकि वे पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन उनके वैज्ञानिक प्रयासों ने सिद्ध किया कि मंदबुद्धि बच्चों को भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है, मतलब उनको ट्रेन किया जा सकता है, ठीक है? ये मिलेगा कहाँ पे आपको, जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है, जो क्लास मैंने ली है उसमें जो यूनिट नंबर 1.3 है उसमें जो ये टॉपिक है वहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है? ऐसे हर क्वेश्चन के साथ मैंने आपको बताया है कि हमने कहाँ ये चीज़ पढ़ी थी और इसका आंसर क्या है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अनुसार मानसिक मंदता की विकासात्मक अवधि क्या है? मतलब मानसिक मंदता को हम कौन सी विकासात्मक अवधि जिसे परिभाषित किया गया है वो क्या है? तो वो हमारी जो विकासात्मक अवधि है वो है जन्म से 18 वर्ष, ठीक है? जो आंसर है इसका वो है जन्म से 18 वर्ष। लक्षण है वो इसके, जैसे मतलब ये शुरुआती जो इसका मतलब जो होने के जो चांसेस हैं, वो कारण हैं वो गर्भाधान से भी हो सकते हैं, लेकिन जो विकासात्मक अक्षमता की या फिर विकासात्मक देरी की जो परिभाषा दी गई है वो जन्म से 18 वर्ष तक दी गई है, ठीक है? मानसिक मंदता की व्याख्या भारतीय कानून पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अनुसार पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 मानसिक मंदता मस्तिष्क के रुके हुए विकास की वह स्थिति है जो 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट होती है। मतलब 18 वर्ष के बाद में अगर
ऐसी कोई मानसिक मंदता संबंधित कोई लक्षण प्रकट होते हैं तो उसको मानसिक मंदता के अंदर नहीं रखा जाता है, लेकिन 18 वर्ष से पहले ही ये प्रकट होती है। इसकी परिभाषा ये दी कहाँ गई है, 1.5 यूनिट में दी गई है। ठीक है, तो आप वहाँ पे उस क्लास में अगर आपने अटेंड किया तो आपको पता होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो जैसे कि सीबीएसई पूछता है कथन और असर्शन वाले और रीजन वाले क्वेश्चन, उस प्रकार से मैंने बनाया है। प्राचीन स्पार्टा में विकलांग बच्चों को पहाड़ियों में से फेंक दिया जाता था। ठीक है, ये एक कथन है। इसका जो कारण बताया गया वो क्या है, उस समय समाज के केवल शारीरिक रूप से सक्षम सैनिकों को ही महत्व देता था। उस समय का जो समाज था वो जो शारीरिक रूप से सक्षम सैनिक थे उन्हीं को महत्व देता था। क्या इसीलिए स्पार्टा में विकलांग बच्चों को पहाड़ियों से फेंक दिया जाता था? इसका जो आंसर है वो सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, कथन भी सही है और उसका रीजन भी सही है। अब हम इसको दो चीज़ें हमें इससे पता चली हैं कि स्पार्टा में जो शारीरिक रूप से सक्षम सैनिक थे उन्हीं को महत्व दिया जाता था और जो विकलांग बच्चे होते थे उनको पहाड़ियों से फेंक दिया जाता था। ये है आंसर इसका, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, प्राचीन ग्रीस और स्पार्टा में विनाश का चरण था जहां समाज के लिए बोझ समझे जाने वाले बच्चों को मार दिया जाता था। ये हिस्टोरिकल प्रैक्टिकल या फिर जो धार्मिक जो अपना मॉडल है उसमें भी देख सकते हैं कि बच्चों को बोझ समझा जाता था। अगला क्वेश्चन है सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन। जो नॉर्मलाइजेशन है अवधारणा का, उसका अर्थ क्या है, उसका मूल अर्थ क्या है? विकलांग व्यक्ति को सर्जरी द्वारा सामान्य बनाना, विकलांग लोगों को समाज से अलग संस्थानों में रखना, विकलांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा जैसी जीवन स्थितियां प्रदान करना, उन्हें केवल अस्पतालों में रखना। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, विकलांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा जैसी जीवन स्थितियां प्रदान करना ही सामान्यीकरण कहलाता है। मतलब उनको जो नॉर्मल लोग रह रहे हैं उनके साथ ही सामान्य तरीके से रखा जाए, उनसे कोई अलग व्यवहार ना किया जाए। समाज से अलग करना तो कतई नहीं होगा। ठीक है, सर्जरी करना इसका आंसर नहीं है, ये तो मेडिकल में चला गया। ठीक है, और अस्पताल केवल अस्पतालों में रखना भी बहुत गलत है। तो ऑप्शन हमारा जो रही होगा वो सी होगा। ठीक है, देखिए विकलांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा जैसे जीवन स्थितियां प्रदान करना, जो हमारा आंसर था वो था। इसका अर्थ है कि अक्षम व्यक्तियों को भी वे सभी अधिकार, दिनचर्या और अवसर मिलने चाहिए जो एक सामान्य व्यक्ति को मिल सकते हैं। मतलब कि उन्हें भी हमारे साथ समाज में रहने का, लोगों से बातचीत करने का, हमारे जो समारोह होते हैं उन्हें अटेंड करने का और पूर्णतः अपनी भागीदारी दर्ज करवाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। ये भी हमने कहाँ पे पढ़ा था, जो यूनिट हमारी 1.3 थी उसमें हमने पढ़ा था। आप अपनी पीडीएफ में वहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं अगर आपने पीडीएफ्स को प्रिंट्स करवाया तो। अगला क्वेश्चन है भारत में भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई, भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो आंसर है वो ए है, 1986 में हुई थी। बाद में 1992 में इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, वो अलग बात है, हम उसको आगे पढ़ेंगे। ये अच्छा, इसमें वैधानिक निकाय के रूप में पूछा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैधानिक निकाय के रूप में आरसीआई की स्थापना 1992 में हुई थी, लेकिन एक संस्था के रूप में 1986 में हो गई थी। तो आप करेक्शन कर लेना कि संस्था के रूप में तो 1986 में इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन वैधानिक निकाय के रूप में 1992 में हुई थी। ठीक है, मैंने वो आपको संस्था के रूप में उसकी स्थापना बता दी, लेकिन यहाँ पे वैधानिक रूप में पूछा गया है, निकाय के रूप में की गई थी ताकि विकलांगता के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों को प्रशिक्षण और पंजीकरण को विनियमित किया जा सके। ये हमने पार्ट 1.4 में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आरसीआई की स्थापना कब हुई थी एक संस्थान के रूप में, तो वो 1986 ही रहेगा। ठीक है, और जो वैधानिक जो दर्जा दिया गया था उसको वो दिया गया था 1992 में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना अपने को।
टेबुला रासा कोरिस्लेट का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था, जॉन लॉक ने दिया था, प्लेटो ने दिया था, बिनेट ने दिया था। तो बिनेट ने तो बीने वाला परीक्षण किया था, मानसिक बुद्धि लब्धि का परीक्षण के लिए जाना जाता है बिनेट को, ठीक है। और अरस्तु को तो जनक कहा जाता है शायद साइकोलॉजी का, नहीं साइकोलॉजी का जनक नहीं कहा जाता है, लेकिन इसका जो आंसर है अरस्तु नहीं है, इसका आंसर जॉन लॉक है। जॉन लॉक ने कोरिस्लेट कहा था, टेबुला रासा कहा था, जो बच्चे का जो मस्तिष्क है उसको टेबुला रासा की संज्ञा दी थी। जॉन लॉक हमारा जो आंसर हो जाएगा। और व्याख्या क्या है? जॉन लॉक ने तर्क दिया था कि मनुष्य का मस्तिष्क जन्म के समय खाली होता है और वातावरण व इंद्रियों के अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो विशेष शिक्षा का आधार बना। जो विशेष शिक्षा का जो आधार है वो जॉन लॉक का ये जो सिद्धांत है कोरिस्लेट वाला वही बना था। ये हमने पाश्चात्य इतिहास में पढ़ा था, अपने जो सीरीज क्लासेस चल रहे हैं उसमें। अगला जो क्वेश्चन है वो है, रामायण में मंथरा का पात्र किस प्रकार की अक्षमता और सामाजिक धारणा को दर्शाता है? बौद्धिक अक्षमता और दया को, शारीरिक अक्षमता और नकारात्मकता को, सामाजिक भूमिका को, नकारात्मक सामाजिक भूमिका को, दृष्टि अक्षमता और सम्मान को, इनमें से कोई नहीं। तो जो मंथरा का जो पात्र था रामायण में वो शारीरिक रूप से अक्षम था और नकारात्मक था, उसके प्रति लोगों की नकारात्मक सोच थी, समाज का जो भूमिका थी वो नकारात्मक थी। ऑप्शन बी, शारीरिक अक्षमता और नकारात्मक सामाजिक भूमिका। पाठ्यपुस्तक के अनुसार प्राचीन साहित्य में शारीरिक विकृति को अक्सर नकारात्मक या पिछले जन्म के पापों से जोड़कर दिखाया जाता था। ये हमने जो यूनिट हमारी थी 1.4 थी उसमें हमने पढ़ा था। सेंग्विन फॉर्म बोर्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या मापना था? सेंग्विन इटार्ड का ही शिष्य था जिसने जो मानसिक मंदता के क्षेत्र में काम किया था। तो जो सेंग्विन फॉर्म बोर्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या था वो हम देखते हैं। इसका जो आंसर है वो गामक कौशल और गैर मौखिक बुद्धि की व्याख्या करना था। गामक कौशल और गैर मौखिक बुद्धि के बारे में बताना जो सेंग्विन फॉर्म बोर्ड का जो उद्देश्य था वो था। एडवर्ड सेंग्विन ने इस बोर्ड का विकास किया था ताकि बच्चों की एकाग्रता और आकृतियों को समझने की मानसिक क्षमता का आकलन किया जा सके। और सेंग्विन का योगदान करके हमने एक यूनिट पढ़ी थी 1.3 जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कथन और कारण वाला। कथन जो दिया गया हुआ है कि मध्य युग में मानसिक रूप से मंद लोगों को पवित्र निर्दोष माना जाता था। कारण है, चर्च का मानना था कि वे ईश्वर के विशेष संरक्षण में हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा वो ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की व्याख्या करता है, क्योंकि चर्च जो होता था वो सर्वोपरि माना जाता था और चर्च का ये मानना था कि ईश्वर के विशेष संरक्षण में ही विशेष बच्चे हुए हैं। मानसिक जो मंद बच्चे हैं वो ईश्वर के संरक्षण के अंदर है और इसी वजह से उन्हें पवित्र और निर्दोष माना जाता था। जो ईश्वर के जो बच्चे हैं ईश्वर के संरक्षण में जो हैं वो क्या हैं? पवित्र हैं और निर्दोष भी हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। पुनर्जागरण और मध्यकाल में कुछ धार्मिक समुदायों ने मंदबुद्धि व्यक्तियों के प्रति दया दृष्टिकोण अपनाया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंधविश्वास है? बौद्धिक अक्षमता एक मानसिक बीमारी है। बौद्धिक अक्षमता से शादी करने से ठीक हो जाती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप से बच्चे के विकास में सुधार हो सकता है, ये सही है। IQ 70 से कम होना बौद्धिक अक्षमता का एक लक्षण है, ये भी सही है। एक मानसिक बीमारी नहीं है पे हमें ध्यान देना है। मानसिक बीमारी है होता तो ये गलत था, लेकिन मानसिक बीमारी नहीं है तो ये सही है। तो जो अंधविश्वास है हमें अंधविश्वास चूज करना है। तो बौद्धिक अक्षमता को शादी से ठीक किया जा सकता है, ये एक अंधविश्वास है। ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो हमारा आंसर है बी। बौद्धिक अक्षमता
को शादी करने से ठीक किया जा सकता है, ये एक अंधविश्वास। समाज में यह भ्रांति है कि शादी के बाद बच्चा सुधर जाएगा, जबकि यह एक विकासात्मक स्थिति है जो जैविक कारणों से उत्पन्न होती है। जैविक कारण मतलब बायोलॉजिकल कारण। और ये हमने पढ़ा था 1.6 यूनिट में अंधविश्वास और सच्चाई की। वहाँ पे एक यूनिट थी हमारी अंधविश्वास और सच्चाई, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो बौद्धिक अक्षमता परिभाषा से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, AAIDD 2002 के अनुसार बौद्धिक अक्षमता के निदान के लिए कितनी महत्वपूर्ण सीमाएं होनी चाहिए। मतलब किसी को बौद्धिक अक्षमता कहने के लिए उसमें क्या क्या सीमाएं, क्या क्या लक्षण उसमें होने चाहिए। IQ में सीमा नहीं, केवल IQ में सीमा को हम नहीं कह सकते। केवल अनुकूलशील व्यवहार में सीमा, इसको भी नहीं कह सकते। बौद्धिक कामकाज और अनुकूल व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमाएं, ये इसको हम बोलते हैं, जो कि AIID के अनुसार जो निर्धारित की गई हैं कि किसे हम बौद्धिक विकलांग या बौद्धिक मानसिक मंद बच्चा कहेंगे, बौद्धिक अक्षम बच्चा कहेंगे, तो उसमें उसकी बौद्धिक कामकाज में भी कमी होनी चाहिए और अनुकूलशील व्यवहार में भी कमी होनी चाहिए। आधुनिक परिभाषा देखिए, आधुनिक परिभाषा के अनुसार व्यक्ति का IQ 70 से 75 से कम होना चाहिए और साथ ही एक मिनट, हाँ, साथ ही क्या है उसमें दैनिक जीवन के कौशलों में भी कमी होनी चाहिए। और हमने ये पढ़ी कहाँ थी, पार्ट जो हमारी यूनिट थी 2.3 यूनिट थी, उसमें हमने पढ़ा था कि बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा उसके बारे में दिए गए, वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी। जो भी जिन भी बच्चों ने अभी तक क्लासेस नहीं ली हैं वो प्लीज़ क्लासेस पहले ले लें। आप सीधे भी देख सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अगर आप क्लासेस लेके इन क्लासेस को देखेंगे, इन क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस क्यों पढ़ रहे हैं हम, और ये सिलेबस में अपने कहाँ है। हम एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, सिलेबस से कुछ भी इधर उधर नहीं पढ़ रहे हैं। और यही क्वेश्चन आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे जब हमारा Tier 2 का एग्ज़ाम होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मानव वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार गंभीर बौद्धिक अक्षमता का IQ स्तर क्या होता है। तो गंभीर जो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, साइकोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, उसमें गंभीर जो सीवियर डिसेबिलिटी होती है वो उसका IQ होता है 20 से 34। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रोफाउंड या अति गंभीर। या अति गंभीर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो 50 से 70 का होता है उसको बोलते हैं हम सौम्य, 35 से 39 बोलते हैं मध्यम, मीडियम, और जो 20 से 34 हो जाए उसको हम गंभीर बोलते हैं। हमारा आंसर था 20 से 34, ठीक है। और जो 20 से नीचे होता है उसे हम अति गंभीर बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रोफाउंड बोलते हैं। और ये हमने 2.5 यूनिट में पढ़ा था मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण में। इसके बाद में अनुकूल व्यवहार, अडेप्टिव बिहेवियर में व्यवहारिक कौशलों का उदाहरण कौन सा है। अनुकूलशील व्यवहार जिसमें हम अडेप्ट करते हैं अपने व्यवहार को, उसमें व्यवहारिक कौशलों का उदाहरण कौन सा है। तो व्यवहारिक कौशल भाषा और साक्षरता नहीं है, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी नहीं है, व्यक्तिगत देखभाल, भोजन, ड्रेसिंग और सुरक्षा ये है। जो हमारे व्यवहारिक कौशल होते हैं वो व्यक्तिगत, हम जो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, भोजन करते हैं, और हमारी जो खुद का हम सेल्फ जो क्रियाएं होती हैं वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सी, व्यक्तिगत देखभाल, भोजन, ड्रेसिंग और सुरक्षा। व्याख्या, व्यवहारिक कौशल वे कौशल हैं जो व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन के स्वतंत्र कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, अनुकूलशील व्यवहार के जो आयाम हमने पढ़े थे उसमें ये बात दी गई है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 14 नंबर, जिसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या है, शिक्षणीय एजुकेबल बच्चे कक्षा 2 से 5 तक की पढ़ाई कर सकते हैं।
इनका IQ स्तर आमतौर पर 50 से 70 के बीच होता है। तो IQ स्तर हमने बताया कि 50 से 70 के बीच होता है, इसीलिए वो कहाँ तक पढ़ सकते हैं, सिर्फ कक्षा 5 तक की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कारण और कथन दोनों सही हैं। जो एजुकेशन वाले हमने जो एजुकेशनल क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें ये कहा गया था कि जिन बच्चों का IQ स्तर 50 से 70 होता है उन्हें हम उन्हें हम शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन 5वीं क्लास तक की ही शिक्षा हम उनको दे सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने यही रखे हैं कि जिसमें ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि इससे हमने अपने को क्या है कि थोड़ा पढ़ने का और वो हमारा रिवीजन हो जाएगा इसके साथ ही। अगर मैं गलत लिखता तो आपको फिर वो चीज़ दिमाग में अगर रह जाती गलत वाली तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे। अगली बार जब मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा तो मैं ऐसा नहीं है, अगली बार आंसर कुछ भी हो सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। EMR ये क्लासिफिकेशन, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है कि एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन, जिसमें हम बच्चा उस स्तर का मेंटल रिटार्डेशन होता है जहां हम उसको कुछ शैक्षणिक कौशल सिखा सकते हैं। बच्चे के बुनियादी शैक्षणिक कौशल जैसे पढ़ना और लिखना बच्चा सीख सकता है। इसको हमने शैक्षिक वर्गीकरण यूनिट 2.5.2 में पढ़ा था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आंतरिक सहायता, इंटरमीडिएट सपोर्ट का क्या मतलब होता है। हर दिन 24 घंटे सहायता, केवल संकट के समय या आवश्यकता पड़ने पर, स्कूल के समय नियमित सहायता, अस्पताल में भर्ती रहकर दी जाने वाली सहायता। नहीं, नियमित जो सहायता होगी उसको तो हम कंटिन्यूस बोलेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस। और केवल संकट के समय या फिर आवश्यकता पड़ने पे जो हम होगी वो आंतरिक, मतलब एक अंतर के बाद हम उसको सहायता दे रहे हैं, जिसे इंटरमीडिएट सपोर्ट कहते हैं। केवल देखिए आंसर बी है हमारा, केवल संकट के समय आवश्यकता पड़ने पर सहायता देना। यह सहायता का वह स्तर है जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र होता है, केवल उसे नौकरी छूटने या बीमारी जैसे समय पर मदद की ज़रूरत होती है। मतलब इसको जो इंटरमीडिएट सपोर्ट है वो तब दिया जाता है जब व्यक्ति, नौकरी का तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन जब उसे ज़रूरत होती है, फिर कोई भी उसको आवश्यकता होती है तभी उसको सहायता की ज़रूरत होती है, और हर समय उसकी सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस काल को संस्थानीकरण का युग कहा जाता है। संस्थानीकरण का युग हम कौन से काल को कहते हैं, तो संस्थानों का जो जिनका नाम हुआ था, मतलब जिनमें संस्थाओं का निर्माण हुआ था वो था 19वीं शताब्दी, जिनमें विषय शिक्षा के बारे में कुछ संस्थाएं बनने लग गई थी। उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान विकलांग व्यक्तियों को समाज से अलग रखने के लिए बड़े बड़े आवासीय संस्थान बनाए गए थे। उस समय का मानना था कि उन्हें सामान्य समाज से दूर रखना ही उनके लिए बेहतर है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में जैसे कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस को देखने हैं, सिर्फ आंसर नहीं देखना है। आपको ये चीज़ें व्याख्या भी आपको समझनी है कि 19वीं शताब्दी में विकलांग बच्चों को समाज से अलग रखा जाता था, बड़े बड़े आवासीय संस्थान बनाए जाते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये समाज से दूर रखना ही उनके लिए बेहतर रहेगा, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कथन एडवर्ड सेंगविन को मूर्खों का प्रेरित कहा जाता है। मूर्खों का प्रेरित मतलब एडवर्ड सेंगविन ने क्या किया था कि मानसिक मंद बच्चों के लिए काम किया था, तो उन्हें इसलिए ये संज्ञा दी गई थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को सुधार और प्रशिक्षण के लिए समर्पित कर दी थी, इसलिए उन्हें मूर्खों का प्रेरित कहा जाता है। ठीक है, ये ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन यही हैं, क्योंकि आपको अब अगर मैं यहाँ पे किसी को भी गलत बता देता ना, तो आपको वो याद रह जाता और फिर आपको आगे दिक्कत आती। ठीक है, तो बेहतर होगा कि हम अभी इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनमें यही करके चलें। देखिए ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है।
सेंगविन इटार्ड के छात्र थे। जो इटार्ड था उसका जो स्टूडेंट था वो सेंगविन था, ठीक है। उन्होंने संवेदी प्रशिक्षण सेंसरी ट्रेनिंग के माध्यम से विशेष शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किया था। तो सेंगविन ने बहुत ही अच्छा कार्य किया था विशेष शिक्षा के क्षेत्र में, और ये हमने एडवर्ड सेंगविन का योगदान में पढ़ा था, जो कि यूनिट हमारी 1.3 यूनिट थी। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको जो चीज़ें पढ़ाई हैं वहीं से लिए हैं, और जो मैंने आपको वही पढ़ाया जो हमारे सिलेबस में है। तो आपके लिए जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे और यहीं से बनेंगे, ठीक है। आप वो चेक कर सकते हैं जो CBSE और KVS ने जो सिलेबस हमें दिया है ना, वो सिलेबस आप मैच कर सकते हैं जो सिलेबस मैंने आपको पढ़ाया है हमारी क्लासेस में। और अब मैंने जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बेहतर होगा कि आप क्लासेस देख के ही इस क्लास को देखें। भारतीय संदर्भ में शारदा एक्ट एवं अन्य शुरुआती कानूनों में मानसिक मंदता को किस श्रेणी में रखा गया था? जड़ बुद्धि या पागलपन इसका आंसर होगा। हमने शुरुआत में जो भारत में रखा जाता था ना मानसिक मंद बच्चों को, वो जड़ बुद्धि या पागल की श्रेणी में रखा जाता था, ठीक है। जड़ बुद्धि या पागल व्याख्या। भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 जैसे शुरुआती कानूनों में बौद्धिक अक्षमता को मानसिक बीमारी के बीच कोई स्पष्ट वैज्ञानिक अंतर नहीं किया गया था। भारतीय पागलपन अधिनियम इसको बोलते हैं ल्यूनेसी इंडियन ल्यूनेसी एक्ट। 1912 ये पहला एक्ट था जो ये मानसिक मंद बच्चों या बौद्धिक अक्षम बच्चों के बारे में भारत में लाया गया था, ठीक है। ये हमने भारत में ऐतिहासिक परीक्षा में ये चीज़ हमने पढ़ी है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 19वां, एजुकेशन फॉर ऑल EFA का अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन किस वर्ष के आसपास तेज हुआ था? ये जो 1990 में जोमटियान सम्मेलन हुआ था तब ये इस आंदोलन जो है ये ज़्यादा तेज हुआ था। इंक्लूसिव एजुकेशन और एजुकेशन फॉर ऑल वाला जो एक्ट्स वगैरह थे वो 1990 के आसपास आए थे। 1990 के जोमटियान सम्मेलन के बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा के एक वैश्विक अधिकार के रूप में मान्यता मिली थी। समावेशी काल 1.3 यूनिट में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। अब ये जो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, वो 20वां क्वेश्चन हम करेंगे। और अभी ये लीजिए हमारा 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक अक्षमता के बारे में एक वैज्ञानिक तथ्य है? यह माता पिता के बुरे कर्मों का फल है? बिल्कुल नहीं। यह एक संक्रामक बीमारी है जो छूने से फैलती है? बिल्कुल भी नहीं। यह मस्तिष्क के विकास में आई बाधा के कारण होने वाली एक अवस्था है? ये हमारा सही आंसर रहेगा। इसमें जड़ी बूटियों से पूरी तरह ठीक किया जाता नहीं। मानसिक मंदता को सुधारा जा सकता है, पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने आज अपने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। यह अपना व्याख्या है। विज्ञान स्पष्ट करता है कि कोई बीमारी या पाप नहीं है, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो गर्भाधान से 18 वर्ष के बीच होती है। ये हमने अंधविश्वास और सच्चाई वाले पोर्शन में पढ़ा था, ठीक है। ये हमारी आज की क्लास हो गई है, ठीक है। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए और स्लाइड्स बनाने के लिए और ऐसे क्वेश्चंस तैयार करने के लिए। आपकी क्लासेस में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्लासेस में आपको रेगुलर करवा दूंगा। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं ये क्वेश्चंस के लिए, स्लाइड्स बनाते हैं, मेरा भी टाइम थोड़ा लगता है इसमें। तभी मैं कब से आपको बोल रहा था कि 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ करेंगे, और क्वेश्चंस मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी मैं एक साथ उनको करवाना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए हैं। अगली वीडियोस में मैं 40-40 क्वेश्चंस की सीरीज़ करवाऊंगा, ठीक है। तो आप पूरा अपना सपोर्ट दिखाएं, आप जितना कर सकते हैं।
और जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल केवीएस और एनवीएस के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बिना सिलेबस के और जो मतलब कहीं से भी कुछ भी ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं जिसको जो हमारे एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।